बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस। अभी रिसेंटली लेक्चर 3 हमने स्टार्ट किया है जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है। उसके मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें दो टॉपिक्स है, एक डिलेबरेट सेल्फ हार्म और एक सुसाइड। डिलेबरेट सेल्फ हार्म हम डिस्कस कर चुके हैं और सुसाइड जो कि इसका टॉपिक नंबर 2 है, उसका भी पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी टॉपिक नंबर 2 सुसाइड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 के साथ ये लेक्चर कवर हो जाएगी। इसके बाद इस यूनिट यानी जो यूनिट 7 है जो कि एक बहुत ही लेंथी यूनिट था, इसका सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्टिव लेक्चर 4 हमारे साथ बाकी रहती है जो कि हम इसके बाद कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में सुसाइड के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा दिया था। मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर इसके रेट्स बताए थे, जो मेथड्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो भी बताए थे, इसके टाइप्स, इसके फॉर्म्स, इसके कंपोनेंट्स, इसकी डिफिनीशन वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं सुसाइड के लिए। लोग अगर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, कौन से ऐसे वजूहात होते हैं जो कि उनको इस चीज़ पे मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जान जो है वो ले लेते हैं। तो कौन कौन से लोग, कौन कौन से बिहेवियर्स, कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस है जो कि रिस्क है सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, सुसाइड तक पहुंचने के लिए। तो फर्स्ट वन है डिप्रेशन। Depression and other mental disorders are a substance abuse disorder, often in combination with other mental disorders. More than 90% of people who die by suicide have these risk factors. डिप्रेशन ख़ास करके डिप्रेशन इसलिए क्योंकि डिप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल से मैं आप लोगों को डिप्रेशन पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंसान का सारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है हर एक चीज़ से। वो एनहिडोनिया में चला जाता है, उसको जो जो काम करने में खुशी होती थी वो सारा, अब उसको वो सारे काम करने में खुशी नहीं महसूस होती, उसका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो ख़ुद को होपलेस समझता है, वर्थलेसनेस उसको फील होती है, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता। तो इस वजह से वो बिल्कुल मायूस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे गिल्टी फीलिंग उसको होती हैं। तो इस वजह से वो जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और साथ में अगर सब्सटेंस एब्यूज़ है, ज़्यादातर सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से डिप्रेशन हो जाती है। बंदा सब्सटेंस एब्यूज़ जब करने लगता है तो फिर वो ख़ुद को उस चीज़ पे वो ख़ुद को ब्लेम करता है और उस वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। जब ये दोनों एक साथ होंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और दूसरे जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो भी अगर डिप्रेशन के साथ कम्बिनेशन में है या सब्सटेंस एब्यूज़ के साथ, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये मोर देन 90% लोग जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है तो उनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद थे। तो इसी वजह से इनको अगर प्रिवेंट किया जाए शुरू में, डिप्रेशन को, सब्सटेंस एब्यूज़ को, इनको अगर मैनेज किया जाए, इन पे अगर इंटरवेंशंस किए जाए तो सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स इन कम्बिनेशन विद अदर रिस्क फैक्टर्स सच एस डिप्रेशन। देखिए कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स ही काजेटिव फैक्टर है डिप्रेशन के। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स नहीं होंगे, अगर इस तरह के मुश्किलात नहीं होंगे ज़िंदगी में, अगर मुश्किलात हो भी तो उनके साथ बंदा सही तरीके से अगर कोप कर ले तो फिर डिप्रेशन तक बात नहीं पहुंचेगी। और जब डिप्रेशन तक बात नहीं पहुंचेगी तो फिर सुसाइड प्रिवेंट हो सकती हैं। However, suicide and suicidal behavior are not normal responses to stress. देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो है उनके लिए सुसाइड या सुसाइडल रिस्पॉन्सेस जो है, वो सुसाइडल बिहेवियर जो है वो कोई नॉर्मल रिस्पॉन्सेस नहीं है। नॉर्मली लोग, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुसाइडल बिहेवियर शो करे या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करे। ये कोई नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं होती। मैनी पीपल हैव दीज रिस्क फैक्टर्स बट आर नॉट सुसाइडल। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब जो है सुसाइडल बिहेवियर वो शो करे या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उनमें सब्र करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो ये बिहेवियर अपना जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो 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 सब्र करने के काबिल होते हैं, जो सब्र कर सकते हैं, जो मैनेज कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं, तो वो इसको प्रिवेंट कर लेते हैं, इस तरह वो नहीं जाते। प्रियर सुसाइड अटैम्प्ट्स ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि अगर पहले कोई सुसाइड अटैम्प्ट की है, सुसाइडल आइडिएशंस आए हैं, इंटेंसिटी उनकी हाई थी और कोई एक दफ़ा जो है कोई अटैम्प्ट भी हो गई है, कोशिश की है, तो फिर दोबारा भी हो सकती हैं और दोबारा जब हो जाती हैं तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाती है अक्सर। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और सब्सटेंस एब्यूज़, अगर फैमिली हिस्ट्री है सब्सटेंस एब्यूज़ की तो ज़ाहिरी सी बात है कि डिप्रेशन होगी, उस फैमिली के अंदर बहुत सारे मसले चल रहे होंगे। और अगर मेंटल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है फैमिली में तो बंदा ख़ुद भी उसमें मुब्तला हो सकता है। कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गए, कुछ फैमिली हिस्ट्री हो गई तो मेंटल डिसऑर्डर, और मेंटल डिसऑर्डर को नहीं बर्दाश्त कर सके, सब्सटेंस एब्यूज़ तक पहुंच गए और इस तरह इनकी जब आपस में को इंसाइड हो जाते हैं ये डिसऑर्डर्स और ये प्रॉब्लम्स, तो ये लीड कर जाते हैं सुसाइड तक। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अगर फैमिली हिस्ट्री में सुसाइड है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हैं उन लोगों के लिए। सुसाइड अटेम्प्ट वो कर सकते हैं, वो इस रिस्क पे हैं। फैमिली वोलेंस अगर हैं, सबसे जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है कि अगर फैमिली के अंदर वोलेंस है, इंक्लूडिंग फ़िज़िकल और सेक्सुअल एब्यूज़, फ़िज़िकल एब्यूज़ है, कोई सेक्सुअल एब्यूज़ है, तो इन चीज़ों को लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते और ये वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि उन लोगों को जिन पे ये गुज़र रहे होते हैं तो उनको सुसाइड तक पहुंचा देते हैं। firearms in the home and the method used in more than half of suicides, और अगर बंदूक जो है वो करके इस तरह सुसाइड की गई हो पहले से घर में, और इस तरह बंदूक से ख़ुद को टारगेट करके सुसाइड्स अगर पहले से हो चुकी है घर में, तो उस घर के दूसरे लोग भी इस रिस्क पे है कि वो भी कर सकते हैं। इनकारसरेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इनकारसरेशन कहते हैं जो लोग जेल के अंदर होते हैं, कैदी जो होते हैं, तो अक्सर कैदी होना, जेल के अंदर होना, ये एक रिस्क फैक्टर है कि लोग सुसाइड कर जाते हैं। वो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि वो कैद में रहे, तो इसीलिए वो सुसाइड कर जाते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर टू द सुसाइडल बिहेवियर ऑफ अदर्स सच एज फैमिली मेम्बर्स, पीयर्स एंड मीडिया फिगर्स। अब देखें कि फ्रेंड्स में से, पीयर्स जो होते हैं उनमें से कोई ऐसे लोग, ऐसे दोस्त हैं जो कि सुसाइडल बिहेवियर उनकी है, फैमिली के अंदर फैमिली मेम्बर्स में से या मीडिया फिगर, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बंदे को वो एक्सपोजर हो रही है मीडिया फिगर से कि वहाँ पे सुसाइड हो रही हैं और बार बार वो चीज़ें देख रहा है, तो वो इस रिस्क पे है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। वुमेन वर्सेस मेन एट रिस्क फॉर सुसाइड। अब देखिए कि अगर मेल फीमेल जेंडर को देख ले तो उनमें से कौन सा जेंडर वाइज अगर हम देखें तो कौन सा जेंडर ज़्यादा प्रोन होता है, ज़्यादा रिस्क पे होता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करें। तो जो फायर आर्म वाले जो सुसाइड्स होते हैं जिनमें बंदूक से टारगेट किया जाता है ख़ुद को, तो उसमें मेल्स जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मेल जेंडर जो है वो ज़्यादा वोलेंट जो सुसाइड मेथड्स है वो यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल जेंडर। तो इसमें देख ले कि बंदूक से जो ख़ुद को टारगेट किया जाता है तो वो 57% मेल्स इस तरह करते हैं और 32% जो है वो फीमेल इस तरह करते हैं। सफोकेशन मीन्स के ख़ुद का दम घोट के जो ख़ुद को मारते हैं, पानी में डूब के या फिर जो है अपने मुंह पे कोई चीज़ इस तरह रख के अपने सांस को रोक के उनकी जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये मेल्स जो है 23% मेल्स जो है वो ये मेथड यूज़ करते हैं और फीमेल जो है वो 20%। पॉइजनिंग जो है वो फीमेल ज़्यादा करते हैं, फीमेल जेंडर पॉइजनिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। पॉइजनिंग वाला मेथड जो है जो घरेलू जो पॉइजन्स होते हैं जो घर में यूज़ होते हैं, ये चूहे मारने की दवाइयाँ वगैरह, और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड वगैरह होती हैं तो वो ज़्यादातर फीमेल्स यूज़ करती है 38% तक, और मेल्स ये चीज़ें जो है वो 13% तक यूज़ करते हैं।
रीजंस रिपोर्टेड फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है इकोनॉमिक रीज़न कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से 192 लोग यानी 52% लोग जो है वो इसी वजह से, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, गुर्बत की वजह से अपना जो है वो जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से, सोशल एक्सक्लूजन किसे कहते हैं? सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है कम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड प्रॉब्लम्स को, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया सोसाइटी के अंदर, पुअर स्किल्स हो गए, लो इनकम हो गई, पुअर हाउसिंग हो गया, हाई क्राइम रेट हो गई, पुअर हेल्थ हो गया, फैमिली ब्रेकडाउन हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी के अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, ये जब आपस में लिंक कर जाती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स इंसान को होती हैं उसके इर्द गिर्द, तो इसको कहा जाता है सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से 117 तक लोग जो है 32% तक लोग सुसाइड कर जाते हैं। फेलियर इन लव की वजह से 11% तक लोग सुसाइड कर जाते हैं। पुलिस टर्चर की वजह से 1% लोग जो है वो इसकी वजह से सुसाइड कर जाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से 3% लोग जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में जो लोग मुब्तला होते हैं तो वो सुसाइड कर जाते हैं। और जो नॉट रिपोर्टेड लोग हैं 1% तक वो होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते, और वो छुपाते हैं इस चीज़ को। ये बात मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि जिस घर में सुसाइड होती हैं तो हाईली स्टिग्मेटाइज्ड होती है वो फैमिली, इसी वजह से इसको छुपाते हैं, रिपोर्ट इसको नहीं करते, तो वो 1% तक वो होती हैं। सिम्टम्स देख लें कि सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं उन लोगों में जिनको सुसाइडल आइडियाज़ उनके जहन में आ रहे होते हैं, जो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रहे होते हैं। तो उनमें एयरली साइंस क्या होती हैं? फर्स्ट वन है डिप्रेशन में होंगे वो लोग। स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशन ऑफ गिल्ट फीलिंग, वो अपने जो गिल्ट फीलिंग है, खुद से रिलेटेड जो गिल्टी फीलिंग उनकी हो रही होती है तो उसको वो एक्सप्रेस करेंगे या किसी जगह पे लिखेंगे, डायरी वगैरह पे, तो इस तरह कर सकते हैं। उनको टेंशन एंजाइटी में वो अक्सर रहते हैं, नर्वसनेस उनको होती है और इम्पल्सिवनेस उनको होती है। इम्पल्सिवनेस कहा जाता है कि ऐसे बिहेवियर्स जो कि विदाउट थिंकिंग होती हैं, यानी विदाउट रियलाइजिंग द रिस्क, जो बंदा जो है कोई काम कर लेता है सडनली उसको उसके जहन में ये चीज़ आ रही होती है कि मैंने अभी ये करना है और वो कर जाता है। तो इस तरह के बिहेवियर्स जिसमें बंदा उसके रिस्क को रियलाइज़ नहीं करते हुए वो काम कर जाता है, तो ऐसे कामों को हम कहते हैं इम्पल्सिवनेस बिहेवियर, उसको हम कहते हैं। तो इस तरह की बिहेवियर शो कर सकता है वो बंदा। क्रिटिकल साइंस भी होते हैं कुछ इसमें, और क्रिटिकल साइंस क्या होते हैं? सडन चेंज इन बिहेवियर, स्पेशली काल्मनेस आफ्टर ए पीरियड ऑफ एंजाइटी। एक पीरियड एंजाइटी में गुजारने के बाद वो बंदा थोड़ा बहुत काल्मनेस उनमें आ जाती है, सडनली काल्मनेस आ जाती हैं, तो ये एक सडन चेंज होती है उनके बिहेवियर में। वो इस तरह सोचते हैं कि तो अभी वैसे भी मुझे जो है मैंने इरादा कर लिया है कि मैं सुसाइड जो है अटेम्प्ट करूँगी या करूँगा, तो फिर वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, तो थोड़ा काल्म वो फील करता है। पीरियड ऑफ एंजाइटी के बाद थोड़ा वो काल्म फील करता है। तो ये जो सडन चेंज होती है ये एक क्रिटिकल साइन होती है कि वो बंदा जो है वो ये इरादा कर चुका है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। गिविंग अवे बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ें जो है वो किसी और को दे देना, अपनी चीज़ें किसी और को गिफ्ट करना एकदम से। अटेम्प्ट टू गेट वंस अफेयर्स इन ऑर्डर, और जो लोगों के साथ उनके मामलात होते हैं तो उनको थोड़ा तरतीब देने की कोशिश करना, तो ये भी एक क्रिटिकल साइन होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रेट्स टू कमिट सुसाइड, वो डायरेक्ट थ्रेट्स और इनडायरेक्ट थ्रेट्स जो है वो शो करना सुसाइड कमिट करने के लिए। डायरेक्ट थ्रेट्स क्या होती हैं? डायरेक्ट थ्रेट्स तब होती हैं कि जब एक इंडिविजुअल, एक बंदा एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट करे अपने इंटेंशन को, अपने डिज़ायर को कि वो सुसाइड करना चाहता है।
तो एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि वाज़ेह तौर पे ओपनली वो बताए कि मैंने मैंने जो है मुझे मुझे तो ज़िंदा रहने का कोई हक़ ही नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो ये होती हैं डायरेक्ट जो है वो थ्रीट के सुसाइड कमिट करने का। और इनडायरेक्ट थ्रीट सुसाइड कमिट करने का वो इस तरह होता है कि कुछ बिहेवियर या उसके जो वर्बल बातें होती हैं तो उनसे कुछ हमें क्यूज़ मिल जाती हैं, कुछ इशारे मिल जाते हैं जो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि ये बंदा जो है मे बी ये सेल्फ हार्म करेगा या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। वो वाज़ेह तौर पे बयान नहीं करते, हमें उनके हरकत को देख के इस तरह फ़ील होता है कि मे बी ये इस तरह सोच रहा है ये बंदा। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो ये क्रिटिकल साइन होती हैं दोनों। तो अगर इस तरह की क्रिटिकल साइन जो है वो दिख जाए तो उस टाइम जो है इमीडिएटली उसके लिए इंटरवेंशन करना, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सीख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिवेंट हो सकती हैं, इस टाइम भी ये प्रिवेंट हो सकती हैं। डायरेक्ट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड या फिर डायरेक्टली बंदा जो है जाके अटेम्प्ट करे, वो सुसाइड जो है अटेम्प्ट करने की डायरेक्टली वो कोशिश करे आपके सामने, तो ये एक क्रिटिकल साइन होती है। साइकियाट्रिक सिम्टम्स एसोसिएटेड विद सुसाइड। साइकियाट्रिक सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं तो उनके साथ? होपलेसनेस, बहुत ज़्यादा नाउमीदी शो करना, इम्पल्सिविटी शो करना। इम्पल्सिविटी मीन्स के मैंने अभी आप लोगों को बताई कि विदाउट थिंकिंग कोई भी काम जो है वो कर देना, विदाउट थिंकिंग, विदाउट रियलाइजिंग रिस्क फैक्टर्स, कोई भी काम बंदा जो है वो कर लेता है, तो इसे कहते हैं इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी उनमें होती है, होपलेसनेस उनमें होती है, एनजाइटी उनमें होती हैं, और कमांड हेलुसिनेशंस उनको होते हैं। अब कमांड हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? हेलुसिनेशंस तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, जब कोई चीज़ एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती और एक इंसान को लगता है कि वो है, कोई कोई आवाज़ होती नहीं है उसे सुनाई देती है, कोई चीज़ सामने होती नहीं है उसे दिखाई देती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? हेलुसिनेशंस कहते हैं। अब कमांड हेलुसिनेशंस हम किन्हें कहते हैं? कि उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बंदे को सुनाई दे रही होती हैं। और ऑडिटरी भी कुछ इस तरह के, वो फॉर एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ है शख्स और वो उठ रहा है और जाके वो चेयर पे बैठता है, फिर कहता है कि अच्छा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठता है, फिर कहता है कि अच्छा मैं खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। खुद से वो बातें करता है, उसे इस तरह लगता है कि कोई उससे कह रहा हो कि बैठ जाओ, उठ जाओ, चलो, भागो, इस तरह। तो उसको ये वो फील होती हैं और वो इस तरह करता है, तो इसको कहते हैं कमांड हेलुसिनेशंस। तो ये जो चार है ये आपने याद रखने हैं, मे बी एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि साइकियाट्रिक सिम्टम्स एसोसिएटेड विद सुसाइड इंक्लूड, तो आप लोगों को याद होने चाहिए कि होपलेसनेस है, इम्पल्सिविटी है, एंजाइटी है और कमांड हेलुसिनेशंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, काजेटिव फैक्टर्स जो है सुसाइड के, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज पेश किए गए हैं। उन थ्योरीज में से 3 थ्योरीज जो है, या 3 पर्सपेक्टिव्स कह ले आप, पर्सपेक्टिव्स भी कह सकते हैं इनको, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट वन जो है साइकोलॉजिकल थ्योरी और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सुसाइड का, बायोलॉजिकल थ्योरी या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सुसाइड का, सोशियोलॉजिकल थ्योरी या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सुसाइड का। तो इसमें फर्स्ट वन जो है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुसाइड, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज है सुसाइड के, लेकिन इनमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एक फ्रेमवर्क है जो कि थॉमस जॉइनर्स जो थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। इसको इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल थ्योरी का नाम दिया गया था। जॉनर का कहना था कि 3 फैक्टर्स होती हैं जो कि सुसाइडल आइडिएशन जो है वो काज करती हैं, सुसाइडल बिहेवियर जो है उसकी रीज़न बनती हैं। और वो 3 फैक्टर्स उन्होंने बताया कि एक तो ये कि इंसान जो है उसको अगर ये फील हो कि वो नाकाम हो चुका है, उन्होंने कहा था कि एसेंस ऑफ थ्योरेटिक बिलोंगिंगनेस, कि उसके आपस के जो मामलात है उसके इर्द गिर्द के जितने भी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे वो उसकी स्टडी हो, तो उसमें अगर इंसान को लग रहा है कि मैं बार बार जो है नाकाम हो रहा हो, तो एक तो ये सेंस है। दूसरा उन्होंने कहा था
कि अगर एक इंसान जो है उसको बार बार परस्यूट बार्डननेस हो रहा है उसके इर्द गिर्द, यानी बार्डर समनेस, या उन्होंने कहा था कि बार्डननेस, कि उस पे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, इतने ज़्यादा हैवीनेस उसके ऊपर है कि उसको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। और तीसरा फैक्टर उन्होंने कहा था एक्वायर्ड कैपेबिलिटी फॉर लीथल सेल्फ इंजरी, यानी उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो कितना लीथल जो है वो सेल्फ इंजरी काज कर सकता है। अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, वो बिल्कुल जो है एक छोटी सी सुई की ज़ख़म नहीं बर्दाश्त कर सकती या कर सकता, तो फिर वो ख़ुद को वो सुसाइड नहीं कर सकता। ऐसा इंसान, उसको जितना भी वो डिप्रेस्ड हो जाए, अगर वो इस तरह डरपोक इंसान है, हिम्मत ही उसमें नहीं है, सुई की वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो फिर वो सुसाइड भी नहीं कर सकती। तो यही बात के पहला तो उन्होंने कहा था साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर, जो इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुसाइड है उसके अंदर, के एक इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा नाकामी महसूस हो रही हो उसके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें। दूसरा कि उसको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टीज़, हैवीनेस उसको है। और तीसरा ये कि उसमें कैपेबिलिटी कितनी है कि वो कितना लीथल इंजरी ख़ुद को काज कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था कि ये रीज़न बनती है सुसाइडल बिहेवियर या सुसाइडल आइडिएशन के लिए। और जो दूसरी थ्योरी या पर्सपेक्टिव कह ले, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुसाइड या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सुसाइड जो है, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ों का रोल जो है वो बताया गया है। फर्स्ट वन जेनेटिक्स का बताया है, सेकंड वन न्यूरोबायोलॉजिकल बताया है, और थर्ड वन बायोकेमिकल बताया है कि जेनेटिक्स की वजह से भी जो है वो सुसाइड काज हो सकती हैं, बायोकेमिकल रीज़न भी इसकी हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकती हैं। जेनेटिक्स के बारे में कहा गया कि जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कि अगर जेनेटिक्स में है सुसाइड अटेम्प्ट हो चुकी है, तो जेनेटिकली अगर इस तरह कोई बात है तो फिर वो बंदा जो है वो ससेप्टेबल होता है सुसाइडल टेंडेंसीज़ के सामने। न्यूरोबायोलॉजिकल के बारे में कहा गया कि अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो सेरोटोजेनिक सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स में कोई मसला है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी वो भी रोल प्ले कर सकते हैं। और जो बायोकेमिकल है तो उसके बारे में कहा गया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंसेस होती हैं, जैसा कि सेरोटोनिन की इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से मूड रेगुलेशन जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं, और इम्पल्स कंट्रोल और मूड रेगुलेशन जब अफेक्ट हो जाती हैं तो जाहिरी सी बात है कि सबसे मेन रिस्क फैक्टर का हमने पढ़ा कि डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के अंदर क्या होती है, सेरोटोनिन लेवल उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह जो बायोकेमिकल चेंजेस है तो उनकी वजह से भी वो भी एक फैक्टर बनते हैं सुसाइड काज करने के लिए। इसके अलावा जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है सुसाइड की, तो उसमें जो सोशियोलॉजिस्ट थे एमिल डोर्खेम, तो उनका बहुत ही ज़्यादा किरदार है इस थ्योरी के अंदर। और जो एमिल डोर्खेम है तो उन्होंने कहा था कि ये जो सुसाइड है तो ये एक सोशल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। उन्होंने कहा कि सुसाइड वैसे ही नहीं होती। उन्होंने अपने इस थ्योरी को फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव का नाम दिया था, एक बुनियादी पर्सपेक्टिव का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है सुसाइड रेट्स के ऊपर। उन्होंने ये 4 टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई किए थे इस थ्योरी के अंदर। जो 4 टाइप्स शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि ईगोइस्टिक सुसाइड हो सकती हैं, कि जिसमें इंसान जो है अगर बहुत ज़्यादा अनापरस्त है, उसका सोसाइटी के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो बिल्कुल जो है आइसोलेशन में है, सोसाइटी को वो डिसलाइक करता है। तो आइसोलेशन में होने की वजह से इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है। इंसान एक नॉर्मल इंसान सोशल बीइंग होता है। जब वो इस तरह आइसोलेट हो जाता है तो वो नहीं सही तरीके से नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो इसी वजह से इस सोशल फैक्टर की वजह से कि वो आइसोलेटेड है, वो लोगों से मिलता नहीं है, अपने बात नहीं शेयर करता किसी से, तो वो जाके शिकार हो जाता है सुसाइड का। तो इसको ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। इसके अलावा अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का उन्होंने बताया था कि अगर एक्सेसिव इंटीग्रेशन होती है, एक इंसान की एक्सेसिव यकजाइयत होती है अपने सोसाइटी के साथ,
और उस सोसाइटी के लिए या अपने रिलीजन के लिए या अपने ग्रुप के लिए वो अपना जान जो है वो दे देता है, वो जो है कुर्बानी पेश करता है अपना, तो फिर वो कहलाती हैं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। जैसा कि मैंने आप लोगों को साथी कस्टम का बताया कि साथी कस्टम के अंदर हिंदुइज़्म में वो साथी कस्टम जो है उसमें क्या होता है कि साथी कहते हैं उस वुमेन को कि वो अपने हस्बैंड की जो उसकी जो वो डेथ बॉडी जल रही होती है तो उसके ऊपर बैठ के वो भी जल रही होती है उसके साथ। और सोच ये होता है कि उनका ये रिवाज है कि हस्बैंड जो है वो ये चाहता है कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी जो वाइफ है वो भी मर जाए, तो इसीलिए वो क्या करती है कि जाके वहाँ पे बैठ के अपनी जान दे देती है वो उस कस्टम के लिए, उस रिवाज को कायम रखने के लिए, अपने उस हस्बैंड के लिए। तो ये एक हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं और इसके लिए वो अपनी जान दे देती हैं, तो ये अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहलाती हैं। और ये भी देखिए ये क्या है, सोशल फैक्टर है जो उसको सुसाइड पे मजबूर कर रही है, सोशल फैक्टर। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सोशल फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम कभी नहीं हटा सकते हैं, सुसाइड की जो केसेस होते हैं उनसे सोशल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सुसाइड का जो इन्होंने बताया कि जब सोशल नॉर्म्स सोशल वैल्यूज़ जो है उस उनकी डिसरप्शन हो जाती हैं, बहुत सारे बिगाड़ पैदा हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसा कि फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लोग सुसाइड करते हैं तो वो एनोमिक सुसाइड कहलाती हैं, वो भी सोशल फैक्टर्स है। फेटलिस्टिक सुसाइड का उन्होंने बताया कि अगर एक्सेसिव रूल रेगुलेशन है वो भी सोशल फैक्टर है। एक्सेसिव रूल रेगुलेशन जैसा कि जेल के अंदर कैदी के लिए जो एक्सेसिव रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है, तो ये फेडरलिस्टिक सुसाइड कहलाती हैं। तो ये जो थ्योरी है इमाइल ड्यूरखैम की जो थ्योरी है, तो ये इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हैं कि जो सोशल कोहेजन है, सोशल स्ट्रक्चर्स है, सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है, तो ये वजह बनती हैं, सुसाइड की वजह बनती हैं। इसके अलावा नर्सिंग कंसिड्रेशन यहाँ पे आप लोगों को बताई गई हैं कि नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या है। अगर आप लोग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स को जो जिनको सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हो, जो सुसाइडल बिहेवियर शो कर रहे हो, या उन पेशेंट्स को जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, तो उस टाइम आप लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी। फर्स्ट वन लिखा है अटेंड टू इशू ऑफ पेशेंट सेफ्टी। पहले तो आपने इस चीज़ पे फोकस करनी है कि पेशेंट के सेफ्टी पे उसको किस तरीके से सेव किया जाए। दूसरा लिखा है एसेस ट्रीटमेंट प्लान सेटिंग अलायंस, यानी कि आपने ट्रीटमेंट प्लान जो है वो आपने तैयार करनी है, सेटिंग करनी है, और फिर आपने अलायंस जो है वो आपने करनी है। अलायंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कि आपने क्लोज एसोसिएशन बनानी है उस पेशेंट के साथ, थेरापेटिक रिलेशनशिप, आपने एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करनी है, ताकि आप जो उससे बात करें तो वो सही तरीके से डिस्क्लोजर कर सके आपके सामने। और अगर वो सेल्फ डिस्क्लोजर अगर कर देता है तो फिर आप उसको काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और आप डिफरेंट जो है वो कंट्रोल मेजर्स, डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स उसके लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने एक क्लोज एसोसिएशन, एक थेरापेटिक रिलेशनशिप, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोमैटिक ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़, कुछ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं जैसा कि ईसीटी है, यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ब्रेन के से पास किया जाता है, ताकि इससे कुछ हद तक जो है उसके जो सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, वो कम हो सके। मे रिड्यूस रिस्क बाय ट्रीटिंग एनजाइटी, सॉरी ऊपर लिखा है ये बेंजोडाइजेपिन्स वाला मैंने पढ़ लिया, लिखा है यूज टू ट्रीट एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर, यानी सुसाइडल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए। जो एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर ये परमानेंट नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। जो ईसीटी होती है ये परमानेंट सुसाइडल बिहेवियर को ख़त्म नहीं कर सकती, कुछ वक्त तक जो एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर होती हैं उसको ट्रीट कर सकती हैं। बेंजोडाइजेपिन्स हम दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करती हैं, वो एनजाइटी को रिड्यूस करती हैं, और जब एनजाइटी कम हो जाती है, एनजाइटी ट्रीट हो जाती हैं, तो एनजाइटी की वजह से जो सुसाइडल रिस्क है वो रिड्यूस हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट हम दे सकते हैं, लिथियम हम दे सकते हैं। लिथियम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी
मैनिक एजेंट होने के साथ साथ एंटी सुसाइडल एजेंट भी इसको कहा जाता है। इसका काफ़ी किरदार होता है कि जो सुसाइडल आइडिएशंस होती हैं तो उनको रिड्यूस करती हैं लिथियम। एंटी कन्वल्सेंट्स हम दे सकते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स यहाँ पे हम इसलिए देते हैं ताकि जो मूड एपिसोड्स होते हैं तो वो थोड़े बहुत कम हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। मूड एपिसोड्स अगर कम हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं तो बंदा कुछ हद तक स्टेबल हो जाता है। एंटीसाइकोटिक्स हम देते हैं। रीसेंट स्टडी ऑन क्लोजेपिन, क्लोजेपिन जो है वो काफ़ी क्लोजेपिन जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये सेरोटोनिन लेवल जो है उसको इन्हेंस करती है और जो इम्पल्सिव एग्रेशन और सुसाइडल बिहेवियर होती है उसको रिड्यूस करती है। ख़ास करके जो लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो उनमें उनकी जो बिहेवियर होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ये सेरोटोनिन लेवल जो है उसको सेरोटोनिन को ज़्यादा करती हैं, उसको रिलीज़ करती हैं। साइकोथेरापेटिक इंटरवेंशंस भी हम कर सकते हैं। वाइडली यूज्ड एज हेल्पफुल फॉर सुसाइडल पेशेंट्स, एविडेंस इज़ लिमिटेड। ज़्यादातर यूज़ होती हैं, हेल्पफुल है सुसाइडल पेशेंट के लिए, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि इससे वो ठीक हो सकते हैं। एविडेंस लिमिटेड है। प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली, मॉनिटर साइकियाट्रिक स्टेटस एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। देखना है कि साइकियाट्रिक स्टेटस कैसी है, पेशेंट की साइकी कैसी है, वो क्या जो है सोच रहा है, उसकी सोच कैसी है और रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसी है। रीअसेस फॉर सेफ्टी एंड सुसाइड रिस्क फ्रिक्वेंटली, और बार बार रीअसेस करनी है सेफ्टी के लिए और सुसाइड रिस्क के लिए फ्रिक्वेंटली उसको रीअसेस करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुसाइड प्लान, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं सुसाइड के लिए तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो रिस्क और रेस्क्यू इश्यूज़, यानी रिस्क कौन कौन से हैं और रेस्क्यू इश्यूज़ किस तरह हैं। तो लिखा है कि मेथड, टाइम, प्लेस, अवेलेबल, मीन्स, अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट। पहले तो ये कि वो मेथड क्या यूज़ करता है, फिर टाइम वो क्या रखता है, प्लेस वो कौन सा रखता है। तो इनका अगर पता चल जाए, मेथड का अगर पता चल जाए तो वो उसको रोका जा सकता है, टाइम का, प्लेस का। और अवेलेबल मीन्स कि उसके लिए वो चीज़ें, वो तरीके जो वो यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए वो अवेलेबल अगर ना हो, फ़र्ज़ करें कि अवेलेबल ना हो तो तब जाके वो नहीं कर सकता। इसीलिए घरों के अंदर बंदूक वगैरह ज़्यादा रखना और उनको यूज़ करना और फ्रीली सबको इजाज़त हो, सबको एसेस हो कि वो यूज़ करे। तो एक बच्चा जो कि एडोलेसेंट है या अभी जो है वो एडल्टहुड में है, यंग एडल्टहुड में, उसको किसी चीज़ पे भी गुस्सा आ जाए, अगर वो कोई भी वो ना तो उसको कोई डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है, उसको गुस्सा आ जाए, इंटेंसली गुस्सा आ जाए तो और उसको एसेस हो, फ्रीली एसेस हो घर के अंदर कि वो जाके बंदूक उठा लेता है तो वो जाके बंदूक उठा के मार सकता है उस गुस्से के अंदर ख़ुद को। तो इसीलिए चीज़ों की अवेलेबिलिटी पर ध्यान देना, इनको देखना कि किस तरीके से ये जो ख़तरे वाली चीज़ें होती हैं तो उसको अवेलेबल किया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और किस तरीके से फिर वो किस सीक्वेंस से अपने लिए इवेंट को अरेंज करता है। कंपोनेंट्स ऑफ सुसाइड असेसमेंट, अगर सुसाइड असेसमेंट की जाए तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लिखा है अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सुसाइड, मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। पहले तो अपने जहन में इस चीज़ को लाना है कि सुसाइड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होती हैं, मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसके होते हैं। तो कंडक्ट ए थ्रो साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन, सही तरीके से साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन करनी है असेसमेंट करते वक्त। Identifying risk factors and protective factors and distinguishing risk factors which can be modified from those which cannot। क्या करना है, सही तरीके से साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन के बाद रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है और फिर डिस्टिंग्विश करनी है उन रिस्क फैक्टर्स के साथ के जो मॉडिफाई हो सकते हैं और जो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं। तो जो मॉडिफाई हो सकते हैं उनको अलग करके उन पे काम किया जाए और जो नहीं हो सकते हैं तो उनके लिए भी कोलैबोरेशन की जाए, एक दूसरे से मशवरा किया जाए, आपस में नर्सेस हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, कोई ना कोई हल उनके लिए निकाला जा सकता है, फैमिली को भी इंक्लूड करें। आस्क डायरेक्टली अबाउट सुसाइड, स्पेसिफिक सुसाइड इंक्वायरी,
डायरेक्टली पूछना है सुसाइड के बारे में, स्पेसिफिक सुसाइड इंक्वायरी करनी है ताकि कुछ क्लूज़ मिल जाए। डिटरमिन लेवल ऑफ सुसाइड रिस्क, लो, मॉडरेट, हाई, और इस तरह डायरेक्टली सुसाइड के बारे में पूछने के बाद इस बात को डिटरमिन करने की कोशिश की जाए कि सुसाइड रिस्क जो है उसकी लेवल कितनी है, लो है, मॉडरेट है, हाई है। डिटरमिन ट्रीटमेंट सेटिंग एंड प्लान, डॉक्यूमेंट असेसमेंट, ट्रीटमेंट सेटिंग जो है वो आपने डिटरमिन करनी है, प्लानिंग डिटरमिन करनी है, और फिर जो असेसमेंट है तो उसको आपने डॉक्यूमेंट भी करना है। व्हाट टू डॉक्यूमेंट इन सुसाइड असेसमेंट, क्या क्या चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करने हैं सुसाइड असेसमेंट के अंदर। तो लिखा है डॉक्यूमेंट द रिस्क लेवल, द बेसिस फॉर द रिस्क लेवल आपने लिखने हैं, और उन रिस्क लेवल के बेसिस आपने लिखने हैं कि क्यों वो रिस्क है। द ट्रीटमेंट प्लान फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, और आपने जो ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया है उन रिस्क को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट टू डॉक्यूमेंट इन सुसाइड असेसमेंट, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। तो आपको याद हो कि रिस्क लेवल, बेसिस फॉर रिस्क लेवल, और ट्रीटमेंट प्लान फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि this 62-year-old recently separated man experiencing his first episode of major depressive disorder. In spite of his denial of current suicidal ideation, he is at moderate risk for suicide because of his serious suicide attempt and his continued anxiety and hopelessness. The plan is to hospitalize the patient with suicide precautions and medications. Consider ECT. Reassure tomorrow. अब देखिए कि 62-year-old recently separated मैन है जो कि फर्स्ट एपिसोड उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की एक्सपीरियंस वो कर चुका है, वो डिनाइल कर रहा है, वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसको कोई सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मॉडरेट रिस्क पे है कि वो सुसाइड कर सकता है, क्योंकि एक दफ़ा उसने सीरियस सुसाइड अटेम्प्ट किया है और बच गया है, और अभी भी उसको एंजाइटी है, होपलेसनेस है उसको। इसके लिए प्लानिंग क्या होगी कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, प्रिकॉशंस उसके लिए सुसाइड प्रिकॉशंस किए जाए, मेडिकेशंस उसको प्रोवाइड किए जाए, और ईसीटी जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इसको कंसीडर किया जाए। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। ट्रीटमेंट क्या हो सकती हैं। एमरजेंसी मेजर्स में बी नेसेसरी आफ्टर ए पर्सन हैज़ अटेम्प्ट सुसाइड, अगर किसी पेशेंट ने अटेम्प्ट किया है सुसाइड और वो जो है अभी वो ज़िंदा है, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड जो है वो सीपीआर हो सकती हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग हो सकती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ ऑफन नीडेड टू ट्रीट द रीसेंट एक्शन एंड टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैम्प्ट। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अभी जो उसको ट्रीटमेंट की जितनी ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट करने के लिए, और फिर फ्यूचर में अटैम्प्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए कंट्रोल मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो चाहिए होती है। साइकियाट्रिक इंटरवेंशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट क्या है साइकियाट्रिक इंटरवेंशंस के, और उसके लिए साइकियाट्रिक इंटरवेंशंस किए जाए, मेंटल हेल्थ उसके लिए मेजर्स किए जाए। सोमेटिक ट्रीटमेंट्स जो है उनमें जो ईसीटी हैं तो उसके बारे में लिखा है कि एविडेंस फॉर शॉर्ट टर्म रिडक्शन ऑफ सुसाइड बट नॉट लॉन्ग टर्म, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि शॉर्ट टर्म रिडक्शन कर सकती हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सुसाइड का लॉन्ग टर्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो करंट पास करते हैं तो करंट पास करने की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए वो सुसाइडल आइडिएशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर बाद में अगर उसकी होपलेसनेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें कंटिन्यू रहते हैं तो दोबारा उसको सुसाइडल आइडिएशन आ सकती हैं। बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो एंजाइटी को ट्रीट करके जो रिस्क है सुसाइड का उसको कम करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट ए मेन स्टे ट्रीटमेंट ऑफ सुसाइडल पेशेंट विद डिप्रेसिव इलनेस और सिम्टम, नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ सुसाइड रिडक्शन। हम ये नहीं कह सकते कि एंटी डिप्रेशन की वजह से सुसाइड रिड्यूस होती हैं, लेकिन ये वो मेन ट्रीटमेंट होती हैं उन सुसाइडल पेशेंट्स के लिए जो कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल आइडिएशंस में मुब्तला हुए हैं। Lithium and anticonvulsant. Lithium has a demonstrated anti-suicide effect. Anticonvulsant do not. Anticonvulsant में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। एंटीकन्वल्सेंट सिर्फ इसलिए देते हैं सुसाइड के अंदर के उनके जो मूड है उसको थोड़ा बहुत, मूड एपिसोड्स जो आते हैं उसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन लिथियम जो है उसका इफेक्ट है, क्योंकि लिथियम सेरोटोनिन लेवल को भी बढ़ाती है और ये मूड स्टेबलाइज़र है, तो इसी वजह से एंटी सुसाइड इफ़ेक्ट भी इसके होते हैं। एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। एविडेंस फॉर क्लोजेपिन रिड्यूसिंग सुसाइडलिटी इन शिजोफ्रीनिया एंड शिजो
अफेक्टिव डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रीनिया के अंदर ख़ास करके जो लोग शिज़ोफ्रीनिया में मुब्तला होते हैं या जिनको शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर होती हैं और उस वजह से उनमें सुसाइडिलिटी आ गई है, सुसाइडल आइडिएशन, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्लोज़ेपिन जो है उसके एविडेंस भी मौजूद है। क्लोज़ेपिन इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। तो शिज़ोफ्रीनिया और शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट 7 का। प्रिवेंशन देख ले सुसाइड का, कि प्रिवेंशन क्या है। रिसर्च हैज़ शोन दैट मेंटल एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड। मे प्रोग्राम्स आल्सो फोकस ऑन ट्रीटिंग दिस डिसऑर्डर। प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, ख़ास करके डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, तो ये मेजर रिस्क फैक्टर्स है, तो इनको ट्रीट किया जाए। इनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स किए जाए जिनका फोकस इन पे हो। Studies showed that a type of psychotherapy called cognitive therapy reduced the rate repeated suicide attempts by 50% during a year of follow-up। देखिए कि 50% तक जो सुसाइड रेट है उसको साइकोथेरेपी जो है वो कम कर सकती हैं, जो कॉग्निटिव थेरेपी होती है। साइकोथेरेपी के अंदर जो कॉग्निटिव थेरेपी होती है, तो साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी में पहले भी कई जगहों पे आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये हम साइकोथेरेपी के अंदर फिर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस ये बात आप लोगों को यहाँ पे याद हो कि जो साइकोथेरेपी के अंदर कॉग्निटिव थेरेपी है, तो उसकी वजह से 50% तक सुसाइड अटेम्प्ट रेट्स जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। A previous suicide attempt is among the strongest predictor of subsequent suicide, and cognitive therapy helps suicide attempters consider alternative actions when thought of self-harm arise। देखिए कि एक दफ़ा अगर किसी इंसान ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर होता है कि दोबारा भी वो इंसान अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो लोग अटेम्प्ट कर चुके होते हैं तो उनकी अगर कॉग्निटिव थेरेपी की जाए, उनको ये बताया जाए, ये सिखाया जाए कि जब आपको सुसाइडल आइडिएशन आते हैं तो उस टाइम किस तरीके से अपने जहन को, अपने थॉट्स को चेंज किया जा सकता है। तो जब वो ये सीख जाते हैं तो वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो उसको प्रिवेंट कर जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कॉग्निटिव थेरेपी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं। प्रोग्नोसिस क्या है? सुसाइड अटेम्प्ट्स एंड थ्रेट्स शुड always be taken seriously. About 1/3 of people who attempt suicide will repeat the attempt within 1 year, and about 10% of those who threaten or attempt suicide eventually do kill themselves। अब देखिए स्टूडेंट्स के सुसाइड अटेम्प्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि एक दफ़ा किसी ने अटेम्प्ट किया है तो वो 1 साल के अंदर दोबारा इसको रिपीट कर सकता है। और 10% ये लोग जो है जिसने एक दफ़ा किया है, जब दोबारा करते हैं तो फिर वो ख़ुद को मार देते हैं, वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर किसी के फैमिली में, किसी के फ्रेंड्स में इस तरह सुसाइड अटेम्प्ट एक दफ़ा किसी ने की है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। उसके लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनसे ज़रूर को मिलवाना ज़रूरी है, ताकि वो बच सके कि दोबारा वो अटेम्प्ट ना करे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं सुसाइड के? तो लिखा है वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, कि किस तरीके से कौन सा मेथड यूज़ किया है, और अगर वो मेथड यूज़ करके उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया है, तो कितना हार्म उसको हुआ है, तो वो उस मेथड पे डिपेंड करता है। मैसेज क्या है लास्ट में? A person who threatens or attempts suicide must be evaluated immediately by mental health professionals। वही बात कि किसी बंदे के साथ आपको लग रहा है कि उसको ख़तरा है या वो अटेम्प्ट कर चुका है एक दफ़ा सुसाइड, तो फिर इमीडिएटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से उसको मिलाना चाहिए। नेवर इग्नोर ए सुसाइड थ्रेट और अटेम्प्ट। कभी भी सुसाइड थ्रेट और अटेम्प्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों का टॉपिक नंबर 2 लेक्चर 3 का। तो लेक्चर 3 इसके साथ कवर हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इस यूनिट का लास्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगी, शिज़ोफ्रीनिया, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।